हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रक्चर्स इन सी। मैंने यहाँ पे इन सी नहीं लिखा, तो स्ट्रक्चर्स इन सी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सी सीरीज का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, और इस वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में समझने वाले हैं। सी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, क्या काम होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, डिटेल्ड में एकदम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। और अगर इस वीडियो को आप पूरे अच्छे तरीके से देख लेते हो तो स्ट्रक्चर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ में इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं जिस लेवल तक पढ़ाऊंगा उससे बहुत ही आसानी क्वेश्चंस आते हैं। तो जो लोग भी सी लैंग्वेज के एग्जाम्स वगैरह देने जाएंगे, ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इस वीडियो में स्ट्रक्चर का बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। आराम से चैन से बैठ जाइए, पानी वगैरह लेके, और कोड ब्लॉक ओपन करके रखिए, कॉपी पेन ओपन करके रखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले मैं जैसे हर वीडियो में आपको रिमेंबर कराता हूँ कि अगर आपको सी से रिलेटेड जो भी नोट्स वगैरह हैं, जो भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थियरी क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और सारे नोट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से ले सकते हो और सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, कुछ नोट्स मैं उसमें अपडेट भी करने वाला हूँ, तो जो लोग पुराने नोट्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं वो नए नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे, जो कि कुछ दिन में आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ दिन बाद आपको वहाँ पे नोट्स अपडेटेड मिल जाएंगे, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर्स का टॉपिक शायद नहीं ऐड किया था, तो वो भी सारी चीज़ें आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके जाऊँगा, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। अच्छा, एरे का यूज करते हैं भैया। एरे का यूज किस लिए करते हैं? एरे का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को रख पाएँ। ठीक है, इसीलिए एरे यूज करते हैं ना। एरे किस लिए यूज करते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर लिया, मैंने यहाँ पे लिखा 5, ठीक, और इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर 5 डिफरेंट वैल्यू को एंटर करा सकता हूँ। 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया एंड 8 हो गया। ये हमारे 5 वैल्यू मैंने इसके अंदर रख लिए। अच्छा, इससे एक लेवल नीचे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वेरिएबल क्या करता है भैया? वेरिएबल भी वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन एक वैल्यू। मैंने नम लिखा, नॉर्मल वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैं कोई एक वैल्यू ही रख सकता था। तो ये पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आया कि हमको क्या है कि हमको थोड़ा ऐसा एक चीज़ चाहिए, एक कंटेनर चाहिए, जहाँ पे हम ज़्यादा सामान को एक साथ रख पाएँ। वरना आप एक बात समझिए कि अगर हमको 50 लोगों का कोई डिटेल स्टोर करवाना होगा, तो इस तरीके से हमको 50 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, और जितना ज़्यादा वेरिएबल बनाएंगे उतने अलग अलग नाम लिखने पड़ेंगे, और उनको याद करने में भी कन्फ्यूजन होगा। तो हम लोगों ने एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भैया एरे क्या करता है। एरे हमारा सेम डेटा टाइप के वैल्यू को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। मतलब कि अगर हमको 10 इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी, तो हम एरे का एक इंटीजर एरे बना लेंगे और उसमें 10 इंटीजर रख लेंगे। हमको कोई स्ट्रिंग वैल्यू रखनी है, कोई बड़ा सा सेंटेंस रखना है, कोई पैराग्राफ रखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैरेक्टर एरे बना लेंगे, जिसमें हम अपना सेंटेंस, नाम, पैराग्राफ, टेक्स्ट जो भी है वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है कि बात समझिए आप, जैसे नेम, अगर हम कोई एरे बना रहे हैं, तो एरे के अंदर एक प्रॉब्लम है। सी के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि हम इसके अंदर केवल एक डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। मतलब अगर हम लोग इंटीजर एरे बना रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ इंटीजर रख सकते हैं। कैरेक्टर एरे बना रहे हैं तो उसके अंदर केवल कैरेक्टर्स रख सकते हैं। फ्लोट टाइप के बना रहे हैं तो केवल फ्लोट डेटा टाइप के वैल्यू को रख सकते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं। मान लीजिए कि हमको क्या करना है, हमको कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा सिस्टम बनाना है जहाँ पे मान लीजिए हमको स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को स्टोर करवाना है, या स्टूडेंट के रिकॉर्ड को लेना है। अच्छा, एक स्टूडेंट का डिटेल क्या क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट हो गया, ठीक। स्टूडेंट का क्या होगा? स्टूडेंट का नेम होगा। अच्छा, नेम हमारा क्या होगा? नेम तो हमारा स्ट्रिंग होगा। ठीक है भैया, स्टूडेंट का नेम हो गया। स्टूडेंट का रोल नंबर होगा भैया। रोल नंबर क्या होगा हमारा? रोल नंबर हमारा इंटीजर डेटा टाइप होगा। अच्छा, ये भी हो गया। इंटीजर का जेंडर हो गया, सॉरी, इंटीजर का जेंडर नहीं होगा, स्टूडेंट का जेंडर हो गया, जो कि मेल फीमेल होगा। फिर से स्ट्रिंग आ गया। अच्छा, अगर इसका मार्क्स स्टोर करवा रहे हैं, ठीक, मार्क्स, तो मार्क्स भी हमारा क्या होगा? इंटीजर होगा। मार्क्स के बाद हम इसका परसेंटेज स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जहाँ पे हम ये स्टोर, जाहिर सी बात है ये चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं,
तो ये सारे हमारे अलग अलग टाइप के फ्लोट डेटा टाइप हो गया, ये सारे हमारे अलग अलग डेटा टाइप के क्या है, वैल्यूज हैं। नेम है, रोल नंबर है, जेंडर है, मार्क्स है, परसेंटेज है। इन सारे वैल्यूज़ के अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए हमको नेम के लिए एक अलग कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा, रोल नंबर के लिए एक अलग हमको एरे बनाना पड़ेगा, जेंडर के लिए हमको एक अलग एरे बनाना पड़ेगा, मार्क्स के लिए हमको एक अलग एरे बनाना पड़ेगा, परसेंटेज के लिए फ्लोट वैल्यू तो एक अलग एरे बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए स्टूडेंट का हम 20 डिटेल्स, मान लीजिए एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं, स्टूडेंट का रजिस्टर करवाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे डिटेल हमको लेने पड़ते हैं। तो वहाँ पे हमारे 20 डिटेल्स हम लोगों ने लिया, आधार कार्ड का नंबर लिया, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ली, एनरोलमेंट नंबर हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, नेम, एज, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे स्टोर करवाना है, फीस का चीज़ें देखना है। तो इस हिसाब से सॉफ्टवेयर वगैरह अगर बना रहे हैं सी लैंग्वेज का यूज़ करके, या इस टाइप से कोई सिस्टम बन रहा है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर हमको 20 डेटा भी स्टोर करवाना है तो हमको एक स्टूडेंट के लिए 20 यहाँ पे एरेज बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पे हमारा एरे एक ही डेटा टाइप स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो जब इस टाइप की कोई वैल्यू को, इस टाइप के हमारे डेटा को स्टोर करवाना रहेगा, तो यहाँ पे हमारा एरे भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। एरे भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मुश्किल हो जाएगा ना। आप खुद एक बार सोच के देखो कि मुश्किल होगा कि नहीं, ठीक है, मुश्किल होगा। अच्छा, अगर कोई ऐसा कंटेनर हो, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 10 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है भैया, 10 स्टूडेंट है। मैंने पहले स्टूडेंट का जो डेटा था एक कंटेनर के अंदर रख दिया कि उसका नेम, एज, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें मैंने एक कंटेनर के अंदर रख दिया। दूसरा स्टूडेंट आया, दूसरा स्टूडेंट का मैंने क्या किया, उसका नेम, एज, जेंडर, सारी चीज़ें मैंने डिटेल दूसरे कंटेनर के अंदर रख दिया। तो इससे हमारा काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। ये काम तो एरे में नहीं हो सकता, क्योंकि एरे में हम क्या कर सकते, अगर ये मान लीजिए एरे भी हमारे एक टाइप का कंटेनर है, तो एरे में अगर हम वैल्यूज स्टोर करवा रहे हैं तो या तो इंटीजर होगा, या तो कैरेक्टर होगा, या तो फ्लोट होगा, या तो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, ठीक है, यही सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ऐसा कोई कंटेनर हो जिसमें हम एक स्टूडेंट का सारा डेटा रख सकें, ऐसा एक वेरिएबल हो हमारे पास, तो वो वेरिएबल हमारे लिए कितना अच्छा होगा। तो वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हीरो लॉन्च होता है जो कि स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या करता है, वही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। स्ट्रक्चर एक टाइप का ऐसा वेरिएबल है जो हम अपने मन से इसके टाइप को डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस किस तरह की वैल्यू रखेगा। समझ में आ रही मेरी बात। स्ट्रक्चर क्या करता है, स्ट्रक्चर बोलता है कि मैं बस एक कंटेनर हूं, इसके अंदर जो चाहो तुम वो टाइप के वैल्यूज को रख सकते हो, जिस टाइप के चाहो उस टाइप के वैल्यूज को रख सकते हो, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि आप खाना खाने जाते हैं, एक ऐसा थाली है जहाँ पे रोटी रखने का भी जगह है, चावल रखने का भी जगह है, सब्जी रखने का भी जगह है, दाल रखने का भी जगह है, अचार रखने का भी जगह है, ठीक है। ऐसा थाली, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं, ठीक है, और सारे अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। लेकिन जो हमारा एरे है, एरे क्या है, एरे तो बड़ा तो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक ही टाइप का डेटा टाइप रख सकते हैं, या तो दाल रखो, या तो चावल रखो, या तो रोटी रखो। अब दाल में रोटी डालोगे नहीं, ठीक है, जाहिर सी बात है खराब लगेगा। तो ये इस टाइप का ऐसा प्लेट है। चलिए ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट आपको इतना समझना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर एक ऐसा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड मतलब जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि भैया ये किस किस तरह की वैल्यू को रख सकता है। तो स्ट्रक्चर क्या, एक वेरिएबल है, यूजर डिफाइंड है, ठीक है। इसको यूज करके हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर कई सारे डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को रख सकते हैं। इतना समझाने के बाद भी मुझे पता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते चला जाऊंगा वैसे आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है, इन सी आई स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब ये होता है ऐसा डेटा टाइप जो यूज़र है उसके द्वारा बताया गया हो कि वो किस तरह का डेटा रखेगा। जैसे हम लोग अगर इंट लिखते हैं, इंट नम लिख दिए, ठीक है, तो ये नम किस टाइप का डेटा है, इंट टाइप का, ये कोई और डेटा टाइप की वैल्यू नहीं रख सकता, ठीक है। लेकिन इंट की जगह कोई ऐसा डेटा टाइप रहे जिसमें हम बताएं कि तुम भैया ये रख सकते हो। मैं चाहूँ तो तुम्हारे अंदर फ्लोट रहे, कैरेक्टर रहे और इंटीजर रहे। मैं चाहूँ तो केवल तुम्हारे अंदर कैरेक्टर रहे। मैं चाहूँ तो तुम्हारे अंदर केवल कैरेक्टर और फ्लोट वैल्यू आ सके। मैं चाहूँ तो तुम्हारे अंदर केवल इंटीजर और फ्लोट वैल्यू आ सके, ठीक है। ऐसा ये डेटा टाइप मैं बताऊंगा। तो उस तरह के डेटा टाइप को बनाने के लिए स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। आया समझ में? ओके, क्या लिखा है, अ स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप that can be used to group items of a possibly different types under a single name। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं बताता हूँ क्या है।
नाम ये है कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया नम, ठीक है, एक नम बनाया जो कि वेरिएबल है, जो कि कंटेनर की तरह काम करता है, जिसके अंदर हम अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप को रख सकते हैं। और इन सारे वैल्यूज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं किसकी मदद से, बस इस एक नाम की मदद से। एक नाम के अंदर मैंने सारे स्टूडेंट के या किसी भी तरह के डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को रखना हो, एक नाम के अंदर रख दिए। अलग अलग वेरिएबल्स, अलग अलग एरे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आ गया समझ में? ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं? पहला क्या है, इनेबल्स ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड डेटा टाइप्स, मतलब कि रिलेटेड डेटा टाइप्स को ग्रुप करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का सारा डिटेल हम एक वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट का सारा डिटेल एक वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं, तीसरे स्टूडेंट का सारा डिटेल एक वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमको ग्रुप करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, जो कि हम आगे करने वाले हैं, आपको भी समझ में आएगा। मेकिंग इट ईजियर टू ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स डेटा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। सेकेंड एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड्स अ मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल वे टू हैंडल द डेटा दैट बिलोंग्स टुगेदर। जो डेटा ऐसे जो बिलोंग्स मतलब एक साथ, जो ऐसे डेटा हैं जो किसी एक फीचर या एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जैसे कार का डिटेल रखना हो, अलग अलग कार का डिटेल रखना हो, ठीक है, तो कार के अलग अलग डिटेल होते हैं, तो वो ग्रुप करने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर क्या है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, मतलब क्या क्या काम उससे करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सारा स्टेप्स लिख के रखा है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम सीखेंगे डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को बनाते कैसे हैं, स्ट्रक्चर के अंदर कोड कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, हम जब स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसे हमको लगेंगे, हमको लगेगा कि स्ट्रक्चर किस तरह काम कर रहा है, फंक्शन की तरह काम कर रहा है, बट स्ट्रक्चर हमारा फंक्शन नहीं है। अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, हम लोगों ने बहुत आगे की बात कर ली, बट आगे की बात छोड़ते हैं। फिलहाल हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जहाँ हम सीखेंगे स्ट्रक्चर को बनाते कैसे हैं और स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोड लिख के रखा, अभी हम कोड ब्लॉक के अंदर भी चलते तो वहाँ भी हम कोड करके देखेंगे डिफाइन कैसे करते हैं और डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड हुए हैं, ये आपको पता ही है। string.h हम स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और std bool फंक्शन भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि आगे हम समझेंगे किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। कोई पूछेगा स्ट्रक्चर क्या है, तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप है। जैसे हमारा इंट एक डेटा टाइप है, वैसे स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप है। इंट को लिखने के लिए या इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराने के लिए इंट लिखते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर को हमको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले हमको स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है। स्ट्रक्ट कीवर्ड स्मॉल लेटर में। उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं कि भाई स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, मतलब जो हम वेरिएबल बना रहे हैं अपने मन से उसका नाम क्या होगा, ठीक है। नाम लिख दिए। नाम लिखने के बाद हम उसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि इस स्ट्रक्चर में किस किस प्रकार के डेटा टाइप को रख सकते हैं। तो जिस जिस प्रकार के डेटा टाइप को हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर रखना चाहते हैं, वो सारे वेरिएबल्स इसके अंदर हम क्या करेंगे, बना देंगे। फिर उसके बाद उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे या एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिक्लेयरिंग सीखते हैं, फिर डिफाइनिंग, ठीक है। ये दो टॉपिक चलते हैं अपने कोड ब्लॉक के अंदर, और एक बार हम स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। चलिए यहाँ पे एक नया फाइल बना लेते हैं, Ctrl+C10 से हम यहाँ पे लिख देते हैं structure2.c नाम से, ठीक है, और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग फाइल बनाए structure2.c नाम से, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना हेडर फाइल ऑलरेडी यहाँ पे रख लेंगे। stdio क्यों गलती हो रहा है भैया आज, stdio.h, ये हमारा हेडर फाइल आ गया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे। स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख दिया, ठीक है, जैसे इंट लिखते हैं वैसे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख दिया, ठीक। इंट लिखने के बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या अपने ऐसे डेटा टाइप के वेरिएबल को बना रहे हैं जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को रख सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखे कि भाई हम क्या बना रहे हैं, हम एक अपना खुद का वेरिएबल बना रहे हैं जो अलग अलग डेटा टाइप को रखेगा। उसके बाद उस वेरिएबल का नाम या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे। तो नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे वेरिएबल का नाम लिखते हैं वैसे मैंने क्या लिख दिया, स्टूडेंट लिख दिया, ठीक। लिखने के बाद हम करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, करली ब्रैकेट का। अब देखिए, करली ब्रैकेट का यूज़ करने के बाद ये हमारा वेरिएबल हो गया। अब इस वेरिएबल के अंदर किस किस प्रकार की वैल्यू को रखना है, उस प्रकार के हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल को बनाएंगे। तो मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे इंट एज रखना चाहता हूँ, एज रखना चाहता हूँ जो कि इंटीजर होगा। अच्छा, स्टूडेंट का एज हो गया। फिर मैं यहाँ पे कैर
नेम रखना चाहता हूँ। नेम हमारा मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, मान लीजिए 70 लिख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं, हम यहाँ पे स्टूडेंट का नेम रखना चाहते हैं। 2 वेरिएबल, इसके 2 वेरिएबल बन गए, पहला एज बन गया, नेम बन गया, ठीक है। और हम क्या रखना चाहते हैं, हम स्टूडेंट का कोर्स रखना चाहते हैं। तो कोर्स भी हमारा क्या होगा, कैरेक्टर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोर्स। कोर्स लिखने के बाद यहाँ पे भी इसकी साइज़ हम 50 कर देते हैं, ठीक है। ये हम इस तरीके से क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को बनाते हैं। मुझे पता है मैं पहली बार बना रहा हूँ, अब भी पहली बार बना रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं यार, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरे साथ करते जाइए बस, ठीक है, मेरे साथ करते जाइए। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे फेमिलियर हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे तो आसान लगेगा। स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बनने के बाद हमको एक बात पता है कि कोई काम हमारा मेन से होता है, इसलिए हम क्या बनाएंगे, मेन फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन बनाने के बाद हम इसके अंदर स्ट्रक्चर को बुलाएंगे। जैसे फंक्शन को बुलाते हैं वैसे स्ट्रक्चर को बुलाएंगे। स्ट्रक्चर हम हमेशा मेन के बाहर बनाते हैं, बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर बुलाते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर उसको बुलाने के लिए हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट लिखेंगे। फिर से क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट लिखेंगे। स्ट्रक्ट लिखने के बाद हम यहाँ स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, स्टूडेंट, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया, बट अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहूँगा। जो हम ये वेरिएबल, ये हम डेटा टाइप बनाते हैं, ठीक है, आप बहुत ही ध्यान से ये बात समझिएगा, ठीक है। 1 मिनट मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो मैं इसको चलता हूँ, ले चलता हूँ। ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट नाम से, जो कि स्ट्रक्ट डेटा टाइप है, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला था, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर एक तरह का डेटा टाइप होता है, ठीक है। जैसे इंट एक डेटा टाइप होता है, वैसे ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप हो गया। इंटीजर डेटा टाइप को लिखने के लिए, ध्यान से समझिए, इंटीजर डेटा टाइप को लिखने के लिए या इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल को बनाने के लिए हम इंट कीवर्ड का यूज करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ खुद का डेटा टाइप बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं। जैसे इंट जो है वो सी ने पहले से बना कर दिया कि भैया आपके पास एक कीवर्ड है इंट, आप इस इंट को यूज करके इंटीजर वैल्यू बना सकते हो, इंटीजर वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम खुद का यहाँ पे डेटा टाइप बना रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ डेटा टाइप बनाने की। डेटा टाइप अलग अलग है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है, ये सारे क्या है, डेटा टाइप है। लेकिन स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके हम खुद का डेटा टाइप बनाते हैं और उसका खुद का नाम रखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इंट हमारा बनाया एक डेटा टाइप है, तो हमको इंट क्या करता है, इंटीजर वैल्यू रखता है। तो जब हमको इंटीजर वैल्यू रखनी रहेगी, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल उसके साथ बना लेंगे। इस डेटा टाइप से हम लोगों ने ये वेरिएबल बनाया। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इंट को यूज़ करके बस एक ही वेरिएबल बना सकते हैं। हम बोले भैया हम इंट का यूज़ करके एक और वेरिएबल बनाएंगे, क्या, एज। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम इसका यूज़ करके हम ये बता रहे हैं कि जो हमारी वेरिएबल है वो किस तरह की वैल्यू को रखेगा। इस कीवर्ड को यूज़ करके जितना हमको ज़रूरत पड़ेगा उतना वेरिएबल हम बना सकते हैं। जैसे हमको 10 नंबर लेना है, 10 नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंट डेटा टाइप का यूज़ करके हम num1 num2 num3 num4 num5 num6 num7 num8 ऐसे करके 10 बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, ये हमारा डेटा टाइप है। मैं ये इस बात इसलिए बोला, मुझे पता है ये बात आप लोग को पता है, बट यहाँ पे आपको नहीं पता। देखिए ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि बताया नहीं मैंने। अब ध्यान से समझिए, ये भी क्या कर रहा है, ये भी हम लोग डेटा टाइप है, ये भी डेटा टाइप है, स्ट्रक्चर भी डेटा टाइप है, समझ में आया। इंट की तरह हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग वेरिएबल बनाने के लिए। जैसे हमको एक ऐसा डेटा रखना है, यहाँ तो मान लीजिए इंटीजर रख रहा है, एक डेटा टाइप है इंटीजर रख रहा है, लेकिन हमारा जो हथियार है स्ट्रक्चर, ये कई तरह के डेटा को रख सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हम अपने वेरिएबल को बनाने के लिए इंट की जगह क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रक्ट, और अपने जो हमारा हम लोगों ने डेटा टाइप का नाम लिखा है स्टूडेंट, वो यूज़ करेंगे, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, ठीक, ये लिख दिया। अब ये जो बेसिकली है, ये जो बेसिकली है वो हमारा इंटीजर की जगह पे आ रहा है। मतलब जहां हम इंट लिखते थे वहां पे हम लोगों ने क्या लिखा, स्ट्रक्ट, और जो हम लोगों ने स्ट्रक्ट का नाम लिखा स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, ये हमारा डेटा टाइप का नाम है। अच्छा, ये हमारा डेटा टाइप हो गया। डेटा टाइप के बाद हम क्या बनाते हैं, उसका वेरिएबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उसका वेरिएबल बनाते हैं। मुझे पता है थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, इसका वेरिएबल बनाते हैं। तो इसका वेरिएबल बनाने के लिए मान लीजिए ये बेसिकली समझ लीजिए हमारा एक इंट हम लोगों ने लिख दिया। बेसिकली क्या गया, इंट की जगह पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, इंट की जगह पे मैंने ये लिख दिया। इंट इंटीजर रखता है, लेकिन हमने जो बनाया, हमने जो डेटा टाइप बनाया वो क्या रखता है, वो ये सारी वैल्यू रखता है, ठीक है। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट हमने एक डेटा टाइप लिखा। अब डेटा टाइप के बाद हम वेरिएबल बनाएंगे ना अपना, तो वेरिएबल मान लीजिए मैंने बनाया S1 नाम से एक वेरिएबल बना लिया,
ठीक, S1 नाम से वेरिएबल बना लिया। S1 किस तरह का डेटा टाइप है? S1 स्टूडेंट तरह का डेटा टाइप है। अब ये क्या हो गया भैया, इंट तरह का डेटा टाइप समझ में आता है, फ्लोट डेटा टाइप समझ में आता है, स्टूडेंट कौन सा डेटा टाइप है? तो स्टूडेंट हमारा ये डेटा टाइप है जो इतने सारे वैल्यू को रख सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक डेटा टाइप बना दिया। अब डेटा टाइप बनाने के बाद हम लोग एक वेरिएबल बना दिया उसका। ठीक है, बेसिकली इसको हम वेरिएबल की जगह हम इंस्टेंस बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट। सब बात समझ में आई? ठीक है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई बोल सकते हैं। अगर आपको ये दो लोग थोड़ा नया लग रहा है तो आप वेरिएबल ही बोलिए भैया कि हमने जो डेटा टाइप बनाया उसका हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसको यूज़ करके बस एक ही वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे इंट का यूज़ करके कई सारे वेरिएबल बनते हैं, वैसे इसका भी यूज़ करके कई सारे वेरिएबल बना लेंगे। और वेरिएबल कब बनेंगे? जब हमको इस तरह का डेटा टाइप इस्तेमाल करना होगा। तो S1 मैंने बनाया स्टूडेंट 1 के लिए, वैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2 मैंने लिख दिया। ये किसके लिए? दूसरे स्टूडेंट के लिए। जैसे हमको एक नंबर चाहिए तो मैंने इंट num1 लिख दिया, num1। और वैसे हमको दूसरा नंबर चाहिए तो हम क्या लिख दिए, num2 लिख दिए। यह भी किस तरह का, इंट डेटा टाइप का है। वैसे ही S1 हमारा स्टूडेंट डेटा टाइप का, S2 हमारा स्टूडेंट डेटा टाइप का है। बात समझ में आई? थोड़ी बहुत समझ में आई? चलिए हम चलते एक बार कोड ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक डेटा टाइप हम लोगों ने बनाया। अब इस डेटा टाइप का क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल कैसे बनाते भैया? वेरिएबल हम लोगों ने लिखा कि भैया हम ये क्या करें, S1 नाम से एक वेरिएबल बना दिए। हमारा डेटा टाइप क्या है? हमारा डेटा टाइप स्ट्रक्ट स्टूडेंट है। अच्छा, स्ट्रक्ट तो हमेशा रहेगा। इससे ये पता चलता है कि ये यूजर डिफाइंड डेटा है। ये कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि इस चीज़ समझ सके कि आपने क्या किया, एक डेटा टाइप बनाया, अपना डेटा टाइप बनाया, यूजर ने अपना डेटा टाइप बनाया, इसलिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट हमारा डेटा टाइप का नाम है। यहाँ पर मैंने S1 लिखा। अच्छा, S1 जो है, अच्छा देखिए नॉर्मली अगर हम इंट लिखते हैं, यहाँ पर लिखा इंट num इज इक्वल टू 90 मैंने लिख दिया। अच्छा देखिए यहाँ पे num एक सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर एक ही वैल्यू आ सकती है। तो इंट ये हमारा डेटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल का नाम हो गया, ये उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू रखता है। वैसे ही ये हमारा डेटा टाइप हो गया, ये हमारा वेरिएबल का नाम हो गया। अब इसकी वैल्यू भी रखने के लिए सेम जैसे ऊपर वाली वैल्यू रखते हैं वैसे इसको भी रख देंगे, इक्वल टू लिख के। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कितने यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं हम, 1 2 3, 3 तरह के वैल्यू को रख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में हम तीनों को रख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, S1 जो है, S1 3 तरह के डेटा लेता है। इंट हमारा जो डेटा टाइप है वो केवल इंटीजर लेता है, लेकिन हमने जो S1 बनाया वो इंटीजर भी लेता है, कैरेक्टर भी लेता है और कोर्स भी लेता है। ये क्या हो गया भाई, हाँ कोर्स भी लेता है। ठीक है, मतलब 3 तरह का, इंट कैर 2 कैर लेता है, एक इंट लेता है, 3 तरह का डेटा टाइप लेता है। तो हम लोगों ने हमारी एज हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 18। ठीक, कॉमा नेम लिखना है। नेम हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया, नेम क्या लिख दूँ भैया, नेम लिख दूँ संजय, मैंने नेम लिख दिया। ठीक है, मान लीजिए संजय मैंने, कॉमा कोर्स क्या भैया, कोर्स BCA है। ठीक, अब ध्यान से देखिए हमने क्या किया, हमने एक डेटा टाइप बनाया, हमने एक वेरिएबल भी बनाया, हमने वेरिएबल की वैल्यू भी दी। तीनों काम हम स्वयं कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर लिया। तो ये हमारा डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग दी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हो गया। इतना समझ में आया? आई होप की चीज़ें समझ में आपको आ रही होंगी थोड़ी बहुत। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, एक्सेसिंग द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को कैसे एक्सेस करें। हम लोगों ने तो मान लीजिए इंट num लिखा, लेकिन उसको जब प्रिंट कराना रहेगा तो % लगा के हम num वेरिएबल को पास कर देंगे प्रिंट में, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर में जो वैल्यू पास की है उसको कैसे प्रिंट कराएंगे। अब देखिए आप क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने ये वैल्यू पास कर दिया, बेसिकली num को प्रिंट कराना रहेगा तो हम क्या लिख देंगे, num को प्रिंट कराने का हम लिखेंगे printf और नंबर इज, मान लीजिए लिख दिया, % कर दिया, नहीं भैया % कर दिया, कॉमा num लिख दिया। ये तो हमको पता है कि भैया ये इस तरीके से प्रिंट होगा। लेकिन अगर हमको ये वैल्यू प्रिंट करानी रहेगी, हमने अपना डेटा टाइप बनाया, तब कैसे कराएंगे। तब कराने के लिए आइए एक एक वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। printf मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं \n लगा देता हूँ ताकि लाइन चेंज हो जाए। ठीक है, \n मैंने लगा दिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं, सबसे पहले हम क्या प्रिंट कराएंगे, सबसे पहले हम एज प्रिंट कराना चाहते हैं। एज हमारा क्या है, एज हमारा इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक, अच्छा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज हमारा किस वेरिएबल के अंदर है, इस एज हमारा S1 वेरिएबल के अंदर है। तो S1 डॉट किसको प्रिंट कराना है, S1 के अंदर जो एज है उसको प्रिंट कराना है। तो हम क्या लिख देंगे, एज। ठीक, S1 डॉट एज। S1 क्यों लिखा, S1 हमारा इसके पास गया, इसके पास तो 3 वैल्यू है ना, हमको चाहिए क्या, हमको एज चाहिए। तो मैंने लिखा भैया
s1 डॉट एज हमको दे दो, और जो हमको वैल्यू मिलेगी वो किस तरह का डेटा टाइप है, इंटीजर है, एज हमारा इंटीजर है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटाइल डी लिखा। हम लोग क्या किए, बैकस्लैश n लगा दिए। ठीक है, इतना समझ में आया, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिंट एफ करवा रहे हैं, किसको प्रिंट एफ करवा रहे हैं, नेम को। अच्छा, नेम को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे, अच्छा नेम हमारा जो है स्पेस आएगा, तो स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं पुट्स का, जो कि मैंने बता रखा है। अच्छा, पुट्स हमको प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे एक मैसेज पहले पास कर देते हैं प्रिंट एफ लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम। ठीक, नेम लिख देते हैं, और कोई यहाँ पे हम बैकस्लैश n नहीं लगाएंगे। पुट्स के अंदर हम क्या करते हैं, पुट्स के अंदर हमको क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो फिर से लिखेंगे s1 डॉट क्या चाहिए भैया, हमको नेम चाहिए, s1 डॉट नेम लिख दिए। ठीक है, पुट्स फंक्शन क्यों लिखे, पुट्स फंक्शन क्योंकि नेम हमारा एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा ना, स्पेस सपोर्ट करता है, अगर आप वीडियोस पीछे देखोगे तो पता होगा। ठीक है, नेम हो गया। नेम होने के बाद हमको क्या चाहिए, हमको अपना कोर्स प्रिंट करवाना है। कोर्स भी हमारा क्या है, कोर्स भी हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो इसलिए कोर्स को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे बैकस्लैश n लगा देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे कोर्स। क्या लिखेंगे भैया, कोर्स लिख दिए, और यहाँ पे s1 डॉट हमको क्या चाहिए, इसके अंदर क्या चाहिए, ये कोर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोर्स को s1 डॉट कोर्स लिख देंगे। ठीक है, अब एक बार इसको रन कराते हैं, तो रन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नंबर इज़ 90। अच्छा, नंबर इज़ 90 कहाँ से, ये जो हम लोगों ने नम 90 लिया था ना, यहाँ से आया। एज हमारा कितना है, एज हमारा 18 है, नेम संजय है, कोर्स BCA है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक ही वेरिएबल का यूज करके, कौन सा वेरिएबल भैया, S1 वेरिएबल का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, 3 तरह के वैल्यू को प्रिंट कराया, 3 तरह के वैल्यू को स्टोर किया और उसको क्या कराया, प्रिंट कराया। तो ये होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को कैसे एक्सेस करना है वो हम लोगों ने देखा यहाँ पे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जैसे इंट नम लिखे, इंट एज लिख दिया, इंट num2 num3 num4, ऐसे इंटीजर का यूज़ करके, इंट का यूज़ करके कई सारे वेरिएबल बना सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे तो ये पहला स्टूडेंट हो गया, हमको और भी लो का डेटा स्टोर करवाना है। जैसे इंट के आगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कॉमा लगा के num2 इज इक्वल टू ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं ना, कि भैया हम क्या करें, num2 के अंदर हमारी ये वैल्यू रहेगी। ये भी हमारा कौन सा डेटा टाइप है, इंट। वैसे हमको दूसरे स्टूडेंट का डेटा रखना रहेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉमा लेके यहीं पे लिख देंगे S2। ठीक है, S2 के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई वैल्यू पास कर सकते हैं। तो हम लोग अगर इसको कॉपी कर लें, यहीं पे पेस्ट कर दें, और यहाँ पे एज बदल के हम क्या कर दें, 90 कर दें। अच्छा, 90 ज़्यादा हो जाएगा, ये स्टूडेंट काफ़ी एजड लग रहा है, तो इसको हम कितना रखते हैं, 19 रख दें। ठीक है भैया, 19 रख दिए। संजय की जगह हम रख देते हैं DHANANJAY, धनंजय रख देते हैं भैया। अच्छा, धनंजय जी क्या कर रहे हैं, धनंजय जी MCA कर रहे हैं। ये हमारा स्टूडेंट 2 हो गया। हम लोगों ने क्या किया, अपने डेटा टाइप को यूज़ करके एक दूसरा वेरिएबल बना लिया S2, और S2 भी क्या कर रहा है, अलग अलग तरह के डेटा टाइप को रख सकता है। ठीक है, अच्छा इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट कराने के लिए सेम यही कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अच्छा यहाँ पे एक मैं मैसेज डाल देता हूँ, प्रिंट एफ लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ बैकस्लैश n और student2। ठीक है, ताकि थोड़ा सा देखने में ठीक लगे, और यहाँ पे student2 का डेटा आ गया। अच्छा, student2 का हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, student2 के हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, S2 है। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस दिखे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ये हमारे डेटा टाइप का पहला वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने ये रखी, क्योंकि तीन वैल्यू क्यों डाल रहे हैं भैया, क्योंकि यहाँ पे ये 3 तरह का डेटा 3 तरह का वैल्यू रख सकता है ना, नॉर्मल चीज़, एक ही चीज़ बार बार बता रहा हूँ। S2 मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इसके मैंने 3 तरह के वैल्यू डाल दी। अब इसके वैल्यू को प्रिंट कराना, तो जैसे यहाँ पे S1 डॉट कोर्स लिखे, यहाँ पे हम S2 डॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे student2 का S2 यहाँ पे भी S2 लिख देते हैं, और यहाँ पे S2 लिख देते हैं। ठीक, अगर मैं इसको रन कराऊँ, देखिए यहाँ पे student1 का डेटा हमारा ये है, student2 का डेटा हमारा ये है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बस एक बार स्ट्रक्चर बनाया, और उसी को इस्तेमाल करके एक बार स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप मैंने बनाया, और उसी को इस्तेमाल करके हम जितने स्टूडेंट का चाहें उतने स्टूडेंट का डेटा रख सकते हैं। देखिए, इतने काम में हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए मुझे अगर एरे में ये काम करना रहता, तो सबसे पहले हमको एज के लिए अलग एरे बनाना पड़ता। 2 लोग का एज रखना है, S1 का एज, S2 का एज, तो हम लोग को यहाँ पे क्या एरे बनाना पड़ता है, या तो 2 एज वेरिएबल बनाए। ऐसे नेम रखने के लिए, 2 लोग का नेम रखने के लिए 2 हमको यहाँ पे कैरेक्टर एरे बनाना पड़ता है, कोर्स एरे, ऐसे बहुत सारी दिक्कत आते हैं। तो स्ट्रक्चर से देखिए हमारा काम कितना ज़्यादा आसान हो गया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अगर तीसरे स्टूडेंट का रखना है तो हम तीसरे स्टूडेंट का रख सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 2 चीज़ें सीखी। सबसे पहली चीज़ क्या सीखी, सबसे पहली चीज़ सीखी हम लोगों ने कि स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, पहला। दूसरा,
कैसे वैल्यू असाइन करते हैं उसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, दूसरी चीज़ें सीखी। तीसरा चीज़ें क्या सीखा, स्ट्रक्चर के वैल्यू को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं, प्रिंट कराना हो तो कैसे प्रिंट कराते हैं, देखिए ठीक है। इस तरीके से हम क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। आई होप कि आप मेरे साथ साथ कोड करते जा रहे होंगे। तो इतने से आपका स्ट्रक्चर का 20% अगवा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि स्ट्रक्चर का इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम बोल रहे हैं कि भैया ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू तो खुद से पास कर दे रहे हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जैसे हम लोगों ने क्या लिखा, इंट लिखा, इंट मैंने बोला एज, एज में मैंने दीजिए 29, लेकिन ये तो क्या हो गया, ये तो फिक्स्ड वैल्यू हो गई ना। मुझे यूजर से लेना है भैया, मुझे क्या चाहिए, मुझे यूजर से वैल्यू लेना है, उसके बाद मैंने प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज़र इनपुट लेते हैं और वैल्यू को क्या करते हैं, असाइन करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं एक बार कोड ब्लॉक के अंदर और यूजर से इनपुट लेके वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, हमको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना और वैल्यू असाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहीं पे कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। और बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फंक्शन, मेन फंक्शन से बाहर कर देता हूँ ताकि थोड़ा कोड देखने में आसानी हो। इसको मैं लास्ट में इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट आउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यही स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर बनाया है। स्टूडेंट का ही डेटा हम किससे लेंगे, यूजर से लेंगे। अच्छा, हम लोग इंटीजर में अगर वैल्यू लेना हो यूजर से, मान लीजिए 2 लोग का एज लेना, तो हमको 2 एज वेरिएबल चाहिए ना। हम लोग क्या करेंगे, इंट एज 1 कॉमा एज 2, 2 वेरिएबल बना लेंगे, फिर स्कैनएफ का यूज़ करके इन दोनों के अंदर इनपुट ले लेंगे। लेकिन हमको क्या करना, हमको ये इस डेटा टाइप का यूज़ करना है। तो इंट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आप नाम लिखेंगे सेम वही नाम हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं वही करना है, स्टूडेंट लिखना है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि हमको 2 स्टूडेंट का डेटा इनपुट लेना है। कितने स्टूडेंट का, 2 स्टूडेंट का। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट का ले लेते हैं, फिर दूसरे स्टूडेंट का भी आप ले पाओगे। तो मैंने क्या किया, इस डेटा टाइप का यूज़ करके एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया। बोल रहा हूँ इसकी हम लोग अभी वेरिएबल बोल रहे हैं, बट इसका रियल नाम क्या, इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, या ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या है, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ओके भैया, ये हो गया। और हमको क्या क्या लेना पड़ेगा, हमको एज, नेम, कोर्स, 3 चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो मैसेज प्रिंट करते हैं हम, प्रिंट एफ मैसेज प्रिंट करते हैं, एंटर द एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट का क्या कीजिए, एज एंटर कीजिए। अच्छा, एज हमारा किस डेटा टाइप है, इंट डेटा टाइप है। तो बेसिकली हम यूज़ क्या करेंगे, स्कैनएफ यूज़ करेंगे। स्कैनएफ फंक्शन में परसेंटाइल डी लिखेंगे, सब चीज़ें सेम रहेंगी, एंड लिख देंगे, एंड सिंबल का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, हमको क्या करना है, स्टूडेंट 1 का, ये हमारा वेरिएबल का नाम है। बेसिकली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, S1, ठीक। S1 के अंदर एज है जो हमारा है, बेसिकली ये क्या बोलेगा, S1 के अंदर जो हमारा एज है उसके अंदर हमको क्या करनी है, स्टूडेंट का एज लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट का एज इनपुट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट का नेम इनपुट लेना है। क्या इनपुट लेना है, नेम इनपुट लेना है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और अभी थोड़ा समझाऊंगा, जो कि हम बोलते हैं इनपुट बफर बोलते हैं, ठीक है। इनपुट बफर क्या होता है मैं अभी थोड़ा समझा दूंगा, उसको भी यूज़ करेंगे, बिना उसके यूज़ के बहुत दिक्कत होगी आगे। चलिए हम बेसिकली करते हैं, सबसे पहले नेम एंटर कराते हैं, प्रिंट एफ हम लिखते हैं भैया, एंटर द नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट का नाम आप एंटर कर दीजिए। अच्छा, नेम एंटर करवाने के लिए ये जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे एफ गेट्स का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या गेट्स फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली गेट्स फंक्शन का ही यूज़ करते हैं। गेट्स फंक्शन के अंदर डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इस नेम वेरिएबल को पास कर देंगे, लेकिन नेम वेरिएबल से पहुँचने से पहले हमको S1 का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे, S1। अब मैं यहाँ पे S1 ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप S1 ही ले सकते, आप ABCDEFG जो भी मन करे वो ले लीजिए। बेसिकली जो इंट नम इंट एज वेरिएबल बनाते थे, वैसे हम यहाँ पे अपना डेटा टाइप यूज़ करके वेरिएबल का नाम ही तो लिख रहे हैं भाई। तो जो लोग के मन में ये कन्फ्यूजन है वो हटा दीजिएगा। S1 डॉट नेम मैंने लिख दिया, ठीक है भैया। हमारे यहाँ पे ये भी इनपुट आ गया। और हमको क्या करना है, कोर्स का इनपुट लेना है। तो एंटर दी कोर्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, और S1 डॉट क्या लिख देंगे भैया, S1 डॉट कोर्स लिख देंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अच्छा, ये चीज़ें हम जब करेंगे तो क्या लगता है आपको, इनपुट आ जाएगा। एक बार मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ, छोटी सी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे हम इसको रन कराएंगे।
रन कराने के बाद क्या पूछ रहा है, एंटर द एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। मैंने 13 एंटर किया, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे क्या किया, एंटर द नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट को इसने छोड़ दिया और बोला क्या, एंटर द कोर्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट का नेम छोड़ दिया तो हम लोगों ने तो नेम एंटर ही नहीं करवाया, तो ये प्रॉब्लम हो गई ना। मैंने कुछ नहीं किया, कोड देखिए सारा सही है, कोड देखिए सब कुछ सही है, कोड में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नेम को छोड़ दे रहा है। क्यों छोड़ दे रहा है? तो यहाँ पे हमारा इनपुट बफर का एक थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है, वो प्रॉब्लम होती है सी के अंदर, जिसको हम सॉल्व करते हैं कोड की मदद से। अच्छा वो क्या होता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट समझना इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल सी करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ इनपुट बफर क्या होता है। ध्यान से समझिए इनपुट बफर क्या होता है। अब हम लोगों ने क्या किया है, सी लैंग्वेज के अंदर दिक्कत होती है कि जब कोई स्कैनएफ यूज़ करने के बाद, क्या यूज़ करने के बाद, स्कैनएफ यूज़ करने के बाद, या कोई इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेने के बाद किसी कैरेक्टर या किसी स्ट्रिंग वैल्यू का इनपुट लेते हैं, तभी ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। आप यहाँ पे कभी क्या कीजिएगा, स्कैनएफ से किसी इंटीजर वैल्यू का इनपुट लीजिएगा और इंटीजर वैल्यू का इनपुट लेने के बाद उसके बाद कैरेक्टर वैल्यू का इनपुट लीजिएगा, ठीक है। आप जब कैरेक्टर वैल्यू का इनपुट लेंगे तभी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं इनपुट बफर। क्या बोलते हैं भैया, इनपुट बफर, या इसको हम लोग बोलते हैं, हाँ इनपुट बफर ही बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे जो एज वेरिएबल हमारा s1 डॉट एज वेरिएबल है, किस तरह के डेटा टाइप को रखेगा, इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर लेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा 20, मान लीजिए आपने क्या लिखा 20, तो 20 हमारा किसके अंदर जाएगा, एज के अंदर, ठीक। अच्छा आप यहाँ पे 20 लिखने के बाद आप एंटर बटन क्लिक करते हैं। कौन सा बटन क्लिक करते हैं, एंटर बटन क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी जो एंटर बटन आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, एंटर बटन क्लिक करने से क्या होता है, हमारी लाइन चेंज होती है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एंटर क्लिक किया तो लाइन चेंज हो गई। नॉर्मली यही होता है, एंटर बटन क्या करता है, लाइन चेंज कर देता है। तो लाइन चेंज हमारा सी लैंग्वेज में किससे होता है, बैकस्लैश n से होता है। इतना समझ में आया। हम लोग क्या करते हैं, एज इनपुट कराने के बाद एंटर बटन क्लिक करते हैं, एंटर बटन क्लिक करते हैं तो ये जो 20 है ये तो हमारा एज के अंदर चला जाएगा, लेकिन एंटर क्लिक करने के बाद बेसिकली वो क्या करता है, बैकस्लैश n को एज अ कैरेक्टर ट्रीट करता है। ये बैकस्लैश n अचानक से कहाँ से आ गया भैया, बैकस्लैश n कहाँ से आया, बैकस्लैश n हमारा एंटर क्लिक करने से आया। तो बेसिकली जब भी हम यहाँ पे 20 लिखते हैं तो सी समझता ही नहीं है, और 20 के साथ बैकस्लैश n भी यहाँ पे हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, एंटर बटन को क्लिक किया। एंटर बटन लाइन चेंज करता है, लाइन चेंज हमारा बैकस्लैश n से होता है। तो बेसिकली ये जो 20 है, ये 20 तो हमारा इसके अंदर चला जाता है, लेकिन ये जो बैकस्लैश n है ये बच जाता है। तो इसलिए हमारा क्या होता है, यहाँ पे इनपुट बफर होता है, ठीक है। इसी को इनपुट बफर बोलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कितना तामझाम है ये। तो ये इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फ्लश stdn का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं कई बार यूज़ किया हूँ। लेकिन उसके अलावा हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं, जो कि एक सेफर मेथड है, इसको यूज़ करते हैं। ये वाइल गेट कैर इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश n, ठीक है। ये हम यूज़ कर लेते हैं, इस लाइन का यूज़ करते हैं। इस लाइन का मतलब कभी मैं और समझा दूंगा, फिलहाल ये हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो है, ठीक है। तो ये लाइन आप याद कर लीजिए। ये लाइन जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी इंटीजर वैल्यू का इनपुट लेंगे और उसके बाद कोई हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप या स्ट्रिंग डेटा टाइप का इनपुट ले रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग ये लाइन यहाँ पे लिख देंगे बीच के अंदर। ये लाइन क्या है, वाइल गेट कैर फंक्शन इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश n, ठीक है। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाइल गेट कैर फंक्शन, ठीक है। गेट कैर फंक्शन इज नॉट इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर क्या कर देंगे, बैकस्लैश n लिख देंगे यहाँ पे, और इसको इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन यूज़ करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो फंक्शन बैकस्लैश n है ना, वो इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, गेट कैर हम लोगों ने क्या किया, इस कैरेक्टर को इसके अंदर ले लिया बेसिकली। अब हमारा यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर ऐसा घूम नहीं रहा है, रैंडमली आसमान में घूम नहीं रहा है, जो कि इसके अंदर चला है। तो हमारा स्ट्रिंग बफर खत्म हो गया, क्लियर हो गया बेसिकली। अब अगर इसके बाद मैं रन कर रहा हूँ इस कोड को, अब देखिए ध्यान से, अब आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है, एंटर द एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, मैंने क्या किया 23 एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, एंटर द नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, नेम मैंने यहाँ पे साहिल एंटर कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे एंटर द कोर्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, कोर्स एंटर करना, मैंने BC एंटर कर दिया, ठीक है। इनपुट मैंने यहाँ पे ले ली, प्रिंट मैंने कराया नहीं इसलिए प्रिंट हुआ नहीं, ठीक है। तो तीनों का इनपुट लेने के बाद अगर इसको प्रिंट भी कराना है तो हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, नेम हमारा क्या हो जाएगा, %s का भी यूज़ कर सकते हैं, %s, ठीक।
उसके बाद \n लिख लेते हैं, और हमारा क्या है, एज है, एज परसेंटाइल डी है, \n लिख लेते हैं, और उसके बाद कोर्स हमारा परसेंटाइल एस है, और यहाँ पे भी \n लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको लिखना है, तो सबसे पहले नेम लिखने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, s1.name सिंपली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, कॉमा मैंने एक ही लाइन में ये लिख रहा हूँ ना, आप एक ही लाइन में समझते हैं कैसे लिखा जाता है। फिर s1.age ये हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे s1.course ये लिख लेंगे, कोर्स को लिखने के लिए तो कॉमा देके इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें लिख लिए, एक बार मैं फिर से इसको रन कराता हूँ, और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। तो एंटर द एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एंटर किया 23, नेम यहाँ पे सलमान हो गया भैया, कोर्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट है तो यहाँ पे MCA लिख देते हैं, एंटर किया, नेम हमारा सलमान आ गया, एज 23 आ गया, और कोर्स हमारा MCA आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर इनपुट ले सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, हम लोगों ने यहाँ पे आउटपुट सीख लिया, स्ट्रक्चर के वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप का यूज करके कैसे हम अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल का इनपुट ले सकते हैं यूजर के द्वारा हम लोगों ने इनपुट लेना सीखा। हम लोगों ने यहाँ पे ये भी सीखा कि इनपुट बफर क्या होता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। ये भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे नई चीज़ सीखी, और बाद में हम लोगों ने चीज़ें प्रिंट कराई। आई होप कि आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर वैल्यूज़। अब मान लीजिए कोई वैल्यू हमको चेंज करनी है तो कैसे चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है चेंज करना। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंट नम की वैल्यू मैंने 20 दे दी, अब मैं आपसे बोलूँ कि नम की भैया 20 करके 20 को हटा के 30 कर दो, बेसिकली हम करते क्या हैं, नम इज इक्वल टू 30 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नम की वैल्यू क्या हो गई, नम की वैल्यू अब हो गई 30, ठीक है। तो नम की वैल्यू हमारी 30 होगी, तो इसी को बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन, या बेसिकली स्ट्रक्चर के वैल्यू को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा नॉर्मल वेरिएबल उसको तो हम लोगों ने यहाँ पे चेंज करना सीखा। अगर स्ट्रक्चर की कोई वैल्यू हम लोगों ने लिख दी, बाद में उसको चेंज करना है तो उसको कैसे चेंज करते हैं। उसको चेंज करने के लिए बेसिकली मान लीजिए हम क्या करें, हम यहाँ पे एज इनपुट ले रहे हैं यूजर से, और बाद में हम उस एज को बदल देंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसी को कर लेते हैं यहाँ पे। तो बदलने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे अपना एज लिख लेते हैं। मैंने लिखा s1.age, इनपुट होने के बाद मैं चाहता हूँ कोई दूसरा एज हो जाए, तो मैं यहाँ पे एक एज डाल लेता हूँ 78, ठीक है। नॉर्मली आपको वैल्यू चेंज करने के लिए ऐसे ही वेरिएबल का नाम लिखना है, s1.age के वैल्यू को 78 कर दो, ठीक है। और अगर मैं इसको दोबारा जब प्रिंट कराऊंगा, देखिए इस चीज़ को मैं दोबारा प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे एक बार \n यहाँ पे भी लगा लेता हूँ। अब इसको रन कराते हैं, देखिए ये वैल्यू हमारी यहाँ से कैसे चेंज हो गई। वैल्यू चेंज करना बता रहा हूँ, आई होप आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत या बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लग रहा होगा। 23 मैंने एंटर किया, सलमान मैंने एंटर किया, MCA मैंने एंटर किया, तो एज मैंने स्टार्टिंग में क्या रखा 23। देखिए पहले तो हमारा क्या है, नेम सलमान, एज 23, कोर्स BCA, नेम सलमान, एज हमारा 78 हो गया, और कोर्स हमारा MCA हो गया। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्टली इसके वैल्यू को चेंज कराना चाहे तो इस तरीके से हम क्या करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं एज के स्ट्रक्चर के जो भी हमारे डेटा मेंबर वैल्यू को। वैसे हम नेम चेंज करना चाहे तो नेम भी हम अपना जी स्ट्रिंग का जैसे चेंज करते हैं वैसे स्ट्रिंग का हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं, वैसे हम नेम का नाम भी चाहे तो हम बदल सकते हैं, ठीक है। अगर यूजर से चेंज करना तो यूजर से भी लेके चेंज कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत इसमें, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा असाइनिंग वन स्ट्रक्चर टू अनदर। वन स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में कैसे असाइन करते हैं। बेसिकली अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम कोई एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के अंदर कैसे भेजते हैं, ठीक है। मान लीजिए वैल्यू 2 है हमारा, वैल्यू 1 के अंदर कैसे भेजते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इंट नम मैंने लिखा, ठीक है, नम की वैल्यू मैंने दे दी 29, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लिया इंट, और यहाँ पे लिखा क्यू, ठीक। मैं चाहता हूँ क्यू के अंदर नम की वैल्यू असाइन हो जाए, तो बेसिकली क्या लिख देंगे, क्यू इज इक्वल टू नम लिख देंगे। बेसिकली डायरेक्ट क्यू के अंदर किसकी वैल्यू चली जाएगी, नम की वैल्यू जाए तो नम की वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, क्यू के अंदर। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग असाइनिंग वन स्ट्रक्चर टू अनदर, मतलब एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में कैसे असाइन करें। तो यहाँ पे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, वैसे एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में असाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना लिया, पहला वेरिएबल जिसका वैल्यू ये है। अब इस वैल्यू को मुझे एक दूसरा मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया S2 आपने इसी डेटा टाइप का यूज़ करके, और इसके अंदर क्या करना है, ये जो S1 वाली वैल्यू है इसके अंदर भेजनी है।
तो वही सेम काम करेंगे, क्या करेंगे, S2 इज इक्वल टू S1, S1 की वैल्यू किसके अंदर भेज दीजिए, S2 के अंदर भेज दीजिए। बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल करते हैं वैसे इसको भी हम क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। और इसको आप लोगों को एक बार प्रिंट करा के देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, आप लोग इसको कोड करके देखिएगा। कोड आप चाहे तो यहाँ से हेल्प ले सकते हो, कोड करके देख लीजिएगा। इसका मैं कोड ब्लॉक में प्रैक्टिस नहीं करूँगा, सिंपल सी चीज़ आप, आई होप कि आप समझ जाएंगे। ओके, सो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमारा खत्म हुआ। अब आता है पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, व्हाट आर नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर का। मुझे पता है इतनी सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते लगभग 1 घंटे के आसपास का वीडियो हो गया है, तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए। थोड़ा घूम फिर के आइए, फिर हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। खैर, मैं यहाँ पे तो घूम फिर के नहीं आ सकता, ठीक है, वीडियो उतना देर रोक नहीं सकता, इसलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं स्ट्रक्चर के अगले टॉपिक को, जिसका नाम है नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, नेस्टेड कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मान ली मैं बोलूँ नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, एक इफ हमारा दिया है उसके अंदर कोई और इफ यूज कर रहे हैं, ठीक, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। लूप्स की बात करें, नेस्टेड लूप, हम लोगों ने नेस्टेड लूप पढ़ा है। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है कि हमारा एक लूप चल रहा है, उस लूप के अंदर हम एक और लूप चला रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, नेस्टेड लूप हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। वैसे ही स्ट्रक्चर्स होता है, नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर कोई दूसरा स्ट्रक्चर। अच्छा देखिए, अब ये किस सिनेरियो में यूज हो सकता है नेस्टेड स्ट्रक्चर। मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये स्ट्रक्चर क्या करता है, स्टूडेंट के डिटेल को रखता है, ठीक है। तो स्टूडेंट का नाम हो गया, ठीक है भैया, स्टूडेंट का नाम हो गया, स्टूडेंट का एज हो गया, एज हो गया, स्टूडेंट का कोर्स हो गया, कोर्स हो गया, स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, ठीक। ये यहाँ पे 4 डिटेल रखता है ये स्ट्रक्चर। अब एक हमको बात बताइए, जो स्टूडेंट का नेम है समझ में आता है, एज समझ में आता है, कोर्स समझ में आता है। जो स्टूडेंट का एड्रेस है, एड्रेस में तो कई सारी चीज़ें हो सकती है ना। एड्रेस में हमारा क्या क्या हो सकता है, एड्रेस में हमारा विलेज हो सकता है, ठीक। एड्रेस में हमारा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट होगा, विलेज होगा, फिर क्या होगा, स्टेट हो गया, स्टेट होने के बाद पिन कोड हो गया। तो कितने एड्रेस में भी कितने डिटेल हैं, एड्रेस में भी हमारे इतने सारे डिटेल हैं। तो हम क्या करें, हम स्ट्रक्चर एक और बना दें एड्रेस का, और उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैंने क्या कहा, एक और स्ट्रक्चर बना दिया एड्रेस का। मैंने एक एड्रेस का स्ट्रक्चर बना दिया और उसको मैंने इस स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल कर लिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, कि कोई और स्ट्रक्चर किसी और स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी को नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आइए एक बार इसको हम लोग थोड़ा आगे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नेस्टेड स्ट्रक्चर को डिक्लेयर सबसे पहले करना सीखेंगे। तो 2 तरीके से नेस्टेड स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर सकते हैं। मेथड 1 क्या है, डिफाइनिंग इनर स्ट्रक्चर फर्स्ट। पहले हम क्या करें, पहले हम अपना जो इनर स्ट्रक्चर मतलब एड्रेस वाला मान लीजिए हम, तो एड्रेस वाला पहले स्ट्रक्चर डिफाइन कर लें, फिर उस स्ट्रक्चर को किसी दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से पहला तरीका, हम दोनों तरीके करके देखेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला तरीका। ये भी हमारा एक स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को बनाया, फिर इसके अंदर इस्तेमाल कर लिया। अब आप बोलोगे भैया स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, इनपुट कैसे लेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, पहला मेथड हमारा। दूसरा मेथड क्या है, डिफाइन इनर स्ट्रक्चर्स इनसाइड द आउटर स्ट्रक्चर। हम बाहर कोई स्ट्रक्चर ना बनाएं, ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, इसी के अंदर हम लोग को पता चला कि एड्रेस में कई सारी डिटेल, तो एड्रेस का ही स्ट्रक्चर बना लिया इसके अंदर। क्या किए, एड्रेस का ही इसके अंदर ही स्ट्रक्चर बना लिए। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखा है, एड्रेस लिखा है, इसके बाद यहाँ पे सारी वैल्यूज उसके लिखी हुई है। तो आइए दोनों मेथड यहाँ पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करके डिक्लेयर करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। और फिर से मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, नहीं ये जो मैं इसको यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और ये कोड में पूरा कॉपी करके यहाँ से जितना भी सारा मैंने कोड किया था इसको यहाँ से हटा के इसी के अंदर मैं कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली तो हमारा इसी के अंदर आ गया। खैर, अब वो हमारा कोड चला गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट का एज है, नेम है, कोर्स है। हम क्या करते हैं, एड्रेस रखते हैं। एड्रेस में हम विलेज रखेंगे और डिस्ट्रिक्ट रखेंगे, 2 चीज़ें रखेंगे। एड्रेस में विलेज, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड भी रख लेते हैं, ठीक है भैया, चलो पिन कोड रख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, पहला तरीका देखते हैं। हम क्या देखते हैं, मेथड 1। दोनों तरीके हैं, आपको जो समझ में आए वो यूज़ कर सकते हो। कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको वही मेथड यूज़ करना जो यहाँ पे बताया जा रहा है। 2 तरीके, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करो, ठीक है। तो हमको एड्रेस लेना है। हम क्या करें, हम यहाँ पे लिख दें स्ट्रक्ट एड्रेस नाम का एक हम क्या करें, अपना खुद का डेटा टाइप बना रहे हैं। इस एड्रेस में हम 3 तरीके के वैल्यू को रखेंगे। पहला क्या रखेंगे, पहला हम लोग रखेंगे कैर, जिसका नाम है विलेज, ठीक है।
विलेज हमारा कितना साइज़ का हो सकता है, विलेज हमारा 50 हो सकता है। ठीक है भैया। दूसरा हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कैर और डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट रख लिया, डिस्ट्रिक्ट का नेम भी 50 के आसपास हो सकता है। तीसरा हम लोगों ने क्या लिखा, तीसरा हम लोगों ने यहाँ पे लिखा इंट पिन कोड लिख दिया, पिन कोड। ठीक है, पिन कोड हमारा इंटीजर है तो साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या किया, ये हम लोगों ने यहाँ पे एड्रेस बना लिया। ठीक है, अब इस एड्रेस को मेन के अंदर नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एड्रेस किसका पार्ट होना चाहिए, ये एड्रेस हमारे स्टूडेंट का पार्ट होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस वाला यहाँ पे बनाया और इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसी के अंदर हम लिख देंगे struct। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंट डेटा टाइप है, कैर डेटा टाइप है, कैर कोर्स है, ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं। लेकिन जो हमारा एड्रेस है वो मेरा खुद का बनाया हुआ डेटा टाइप है ना, यहाँ पे तो इंट कैर यूज़ कर ही सकते हैं, साथ में स्ट्रक्चर के अंदर मैं अपना खुद का दूसरा बनाया हुआ डेटा टाइप भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो स्ट्रक्ट, हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर का नाम है एड्रेस, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे, ये बनाने के बाद हम इसका क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। क्या वेरिएबल बना लेते हैं भैया, इसका वेरिएबल बना लेते हैं S1 या AD नाम बना लेते हैं। ठीक है, AD इसका नाम है। आया इतना समझ में। अब आइए इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं। वैल्यू कैसे पास करेंगे भैया, वैल्यू पास करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया S1। S1 के अंदर हमको कुछ चीज़ें रखनी है। क्या क्या चीज़ें रखनी है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए, क्या चाहिए भैया, सबसे पहले हमको यहाँ पे एज चाहिए। ठीक है, तो एज मैंने लिख दिया 12 कॉमा, फिर हमको क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया सुमेर। ठीक, उसके बाद हमको कोर्स चाहिए, कोर्स मैंने लिख दिया MCA हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि इस एड्रेस के, इसको कैसे एक्सेस करेंगे भैया, ये तो हमारा यहाँ पे है ना, इसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब थोड़ा ध्यान से समझिए। इस एड्रेस के अंदर हमारी कितनी वैल्यू है, हमारी एड्रेस के अंदर 3 वैल्यू है। ठीक है, अच्छा इस स्टूडेंट के अंदर कितनी वैल्यू है, 4 वैल्यू है। तो इसको रखने के लिए क्या यूज़ किया, S1 के अंदर मैंने एक कर्ली ब्रैकेट लगाया और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने उसके 3 वैल्यू तो रख दी। चौथी वैल्यू रखने के लिए, चौथी वैल्यू हमारा खुद एक स्ट्रक्चर है, तो हम क्या करेंगे, एक और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे हो जाएगा। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जैसे ये कर्ली ब्रैकेट लगा मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर चला गया। इस स्ट्रक्चर के अंदर जाने के बाद हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा विलेज है, तो विलेज यहाँ पे लिख लेंगे। विलेज हमारा क्या हो जाएगा, विलेज मान लीजिए हो गया गुरुग्राम, मान लीजिए गुरुग्राम मैंने लिख दिया। ठीक है, विलेज हो गया। विलेज के बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट हमारा मान लीजिए गोंडा हो गया। ठीक, और यहाँ पे हमको लास्ट पिन कोड लिखना है, तो पिन कोड मान लीजिए 233409, ये हमारा पिन कोड हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। ये समझ में आया 12 है, ये समझ में आया नॉर्मली। बट हमारा क्या है यहाँ पे, ये तो पूरा एक स्ट्रक्चर है ना, एड्रेस स्टोर करना पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो एड्रेस को हम क्या करेंगे, एक और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो जो हमारा क्या करेगा, इस एड्रेस के स्ट्रक्चर के पास जाएगा और उसके वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक, अब यहाँ पे एंटर करते हैं। इस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, printf लिखेंगे। अच्छा ये चीज़ें तो आप प्रिंट करा लेंगे ना, आप 12 प्रिंट करा लेंगे, आप ये चीज़ें प्रिंट करा लेंगे नॉर्मली जैसे प्रिंट कराते हैं। बस हमको प्रिंट कराने में ये दिक्कत होगी, तो इसको कैसे प्रिंट कराएंगे, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट विलेज ही प्रिंट कराता हूँ। जो हमारा विलेज है वो हमारा स्ट्रिंग है, तो हम क्या लिखेंगे, पुट्स लिखेंगे। पुट्स फंक्शन लिखने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, S1 को एक्सेस करेंगे। S1 के अंदर जाएंगे, डॉट S1 के अंदर जाने के बाद हम कहाँ पे आएंगे, एड्रेस के पास आएंगे। और एड्रेस हमारा क्या है, खुद एक डेटा टाइप है, उसका वेरिएबल का नाम क्या है, AD। तो हम क्या लिखेंगे, AD गए, AD के अंदर गए, तो AD के अंदर आने के बाद हम तुरंत कहाँ आ गए, इसके अंदर आ गए। और इसके अंदर हमको किसको चाहिए, विलेज को चाहिए, तो हम क्या करेंगे, विलेज डॉट, आप क्या लगा देंगे, डॉट विलेज लिख देंगे। ठीक है, और इस तरीके से क्या करते हैं, हम इसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। एक बार इसको कोड को रन कराता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारा विलेज क्या हो गया, गुरुग्राम यहाँ पे एक्सेस हो गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारे नेस्टेड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। आया समझ में, ओके। ये तो हमारा हो गया पहला तरीका। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया कि मेथड 1 था हमारा। मेथड 1 क्या था कि हम लोगों ने एक अलग स्ट्रक्चर बनाया और उसको इसके इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कुछ नहीं है, बस ये जो बाहर बनाया हम लोगों ने एड्रेस, उसी एड्रेस को हम क्या किए, अंदर बना दिए, इसी के अंदर हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा इसका इधर कर देता हूँ, ये हो गया ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। हम लोगों ने क्या किया,
इसी स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया। बनाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पे इसका ये हमारा डेटा टाइप है, डेटा टाइप के वेरिएबल लिखने के लिए डायरेक्ट हम यहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमा देके हम जैसे एडी यहाँ पे लिख रहे थे वैसे ही हम एडी क्या कर सकते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट के जस्ट बाद लिख सकते हैं, ठीक है। सेम वही काम हमारा करेगा। हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर के अंदर इसको बना लिया। ये हमारा हो गया नेस्टेड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। और अगर मैं इसको रन कराऊं तभी भी देखिए हमारा आंसर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, गुरुग्राम हमारा डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, नेस्टेड स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के बाद उनको यहाँ पे उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको यूजर से इनपुट भी लेना रहेगा तो हम इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे। जहाँ पे s1.name लिखते थे वहीं s1.ad.village लिखेंगे। ad क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ad वेरिएबल बनाया है, जो हम लोगों ने ये डेटा टाइप बनाया, यानी कि ये स्ट्रक्चर मैंने ad बनाया था। यहाँ पे क्या लिखा था, एड्रेस ad, एड्रेस क्या था हमारा, डेटा टाइप था, और उसका वेरिएबल का नाम क्या था, ad, इसलिए मैंने क्या यूज़ किया ad। ad के अंदर जाने के बाद मुझे किसका वैल्यू चाहिए, विलेज का, तो उसके हम क्या करें, विलेज के अंदर चले गए। ये समझ में आया चीज़ें ना, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक्सेसिंग नेस्टेड मेंबर्स, नेस्टेड मेंबर को एक्सेस करने के लिए ये यहाँ पे तरीका है, पहला डॉट ऑपरेटर है, दूसरा हम पॉइंटर का भी यूज़ करके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इंट्रोडक्शन टू एरेज ऑफ स्ट्रक्चर, एरेज ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ने वाले। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, हम ये वाला टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक था कि हम पॉइंटर की मदद से वैल्यू को कैसे एक्सेस करें। तो बहुत ज़्यादा आसान है, हम उसके एड्रेस को एक्सेस करेंगे और यहाँ पे हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे एक्सेस करते हैं। पॉइंटर की मदद से किसी वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए बेसिकली हम करते क्या थे, उस वेरिएबल का एड्रेस हम पॉइंटर वेरिएबल के अंदर पास कर देते थे। तो मान लीजिए कि हम ये जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप का वेरिएबल है, ये जो हमारा वेरिएबल है किस टाइप का वेरिएबल है, ये हम लोगों ने इस टाइप का डेटा टाइप का वेरिएबल है। अच्छा, अगर हमको पॉइंटर के अंदर इंटीजर वैल्यू रखनी रहती थी तो हम इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाते थे, कैरेक्टर वैल्यू रखनी थी तो कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाते थे। यहाँ पे हमारा ना इंटीजर टाइप का रखना ना कैरेक्टर टाइप का रखना, हमको रखना किस टाइप का, हमको स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का एक वैल्यू रखना है जिसके अंदर इतने सारे वैल्यूज़ हैं। तो इस टाइप के वैल्यूज़ को रखने के लिए, इस टाइप के वैल्यूज़ का जो वेरिएबल है इसके एड्रेस को रखने के लिए भी हमारा क्या रहना चाहिए, हमारा पॉइंटर भी इसी टाइप का रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर बना लेंगे। बेसिकली हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्ट, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंटर बनाने के लिए एस्ट्रिक ptr लिख लेता हूँ मैं, और इस ptr के अंदर एंड s1 की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी s1 का एड्रेस है वो किसके अंदर आ गया, ptr के अंदर, और इसके एड्रेस के साथ साथ इसकी सारी वैल्यूज़ किसके पास आ गई, हमारे पॉइंटर वेरिएबल के पास आ गई। अब इसके वैल्यू को एक्सेस करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली printf लिखेंगे। printf लिखने के बाद हम एज को एक्सेस करना चाहते हैं तो \n लगा देते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए, और यहाँ पे लिख देते हैं एज। एज लिखने के बाद %d, कॉमा, ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम ptr लिखेंगे, ठीक है। ptr के एज पे जाएंगे और यहाँ पे एक हमारा एरो ऑपरेटर होता है, हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इस सिंबल को यूज़ करके, ना कि डॉट का यूज़ करेंगे। बेसिकली हम क्या यूज़ करेंगे, हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे। अब ये पॉइंटर क्या कहेगा, पॉइंटर कहेगा कि जो मेरे पास एड्रेस है उस एड्रेस पे जाओ, और उस एड्रेस पे जाने के बाद जो एज वाला एड्रेस है उसके पास जाओ, ठीक है। एज वाला जो मेमोरी का नाम है उसके पास जाओ। ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि मैं तुमको एक एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। वो एक एड्रेस की तरफ बता देगा, जैसे इशारा कर देता है ना कि तुम काम करो, तुम यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए वो एड्रेस यहाँ है, वो बोलेगा तुम यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे जो यहाँ पे एज लिखा होगा उसकी वैल्यू को दे दो। तो बेसिकली पॉइंटर पॉइंट्स टू एज, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया। अब पॉइंटर किस टाइप का है, पॉइंटर हमारा जो हम लोगों ने डेटा टाइप बनाया उस टाइप का है, और हम लोगों ने उस वेरिएबल का, जो वेरिएबल बनाया था उसका एड्रेस इसके अंदर पास कर दिया। अब यहाँ इसको प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंटर की मदद से उस एज की तरफ इशारा कर देंगे कि वहाँ पे जाओ। किसको इशारा कर रहा है भाई, कंपाइलर को, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे जाने के बाद जो एज है उसकी वैल्यू दे दो हमको, तो एज वैल्यू हमको मिल जाएगी। इस तरीके से पॉइंटर की मदद से प्रिंट करा सकते हैं। अब यहाँ पे रन करा है तो एज = 12 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉइंटर का भी यूज़ करके प्रिंट करा सकते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस है, ये बहुत ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना थोड़ा था बेसिक, ताकि ऐसा ना रहे कि ये चीज़ें नहीं बताई गई, फेमिलियर नहीं इन चीज़ों से। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ दिया ताकि एटलीस्ट फेमिलियर हो जाए। ओके, सो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट हम स्ट्रक्चर टॉपिक को पूरा ख़त्म करेंगे आराम से बैठ के। आई होप आप लोग देख रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स। एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है, एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है। एरेज ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कि एक हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, इसके एरे को, एक एरे बनाया, इसके अंदर कई सारा स्ट्रक्चर है,
कई सारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं और क्या यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा डेटा टाइप बनाया, एक ऐसा डेटा टाइप जो स्टूडेंट के डिटेल को नोट कर पाता है। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज़ किया स्ट्रक्ट। हमारे इस डेटा टाइप का नाम है स्टूडेंट। क्या नाम है, स्टूडेंट। अच्छा, ये हमारा डेटा टाइप है, अलग अलग स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करवाता है। अच्छा, अगर एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करवाना रहेगा तो एक वेरिएबल बना लेंगे, 2 स्टूडेंट का तो दूसरा वेरिएबल बना लेंगे, 3 स्टूडेंट का तो तीसरा वेरिएबल बना लेंगे। लेकिन अगर इस डेटा टाइप का यूज करके अब इतने सारे स्टूडेंट का अगर हमको डिटेल स्टोर करवाना रहेगा तो हम S3 S4 S5 S6 कब तक लिखते रहेंगे। भले ही हम ये डेटा टाइप यूज़ करके हम एक स्टूडेंट के कई सारे डिटेल को नोट करवा रहे हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट का डिटेल नोट करवाना हो तो तब तो दिक्कत होगी ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे भी एरे का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। एरे का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे भैया, हम बोलेंगे कि हमारे पास एक डेटा टाइप है। क्या डेटा टाइप है, डेटा टाइप हमारे पास स्ट्रक्ट है। ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट के डेटा को नोट करता है। ये स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट के हिसाब से उसके डेटा को रखता है। अलग अलग डेटा टाइप है जिसके अंदर स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का कोर्स है, स्टूडेंट का एज है। 3 डेटा बेसिकली, मान लीजिए 3 डेटा है आपके पास। ये बोला कि अब हमको क्या करना है, ऐसे ही एक स्टूडेंट का डेटा हो गया, इसी फॉर्मेट को यूज़ करके हमको कितने स्टूडेंट का डेटा रखना है, हमको 10 स्टूडेंट का डेटा रखना है। तो आप यहाँ पे S1 बनाओगे, S2 बनाओगे, S3 बनाओगे, S4 ऐसे करके कितना बनाओगे, 10 बनाओगे। लेकिन यहाँ पे हम ये भी काम कर सकते हैं कि S1 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। बेसिकली S1 10 मतलब कि हमको यहाँ पे इस डेटा टाइप को यूज करके, इस डेटा टाइप को यूज करके हम यहाँ पे 10 लोगों का एरे का वेरिएबल बना रहे हैं। तो जो क्या करेगा, 10 लोगों का डेटा क्या करेगा, स्टोर करवाएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स। एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स मतलब जो स्ट्रक्चर है उसके एरेज को। आइए देखें इसका क्या फ़ायदा होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डिटेल दिया हुआ है, इसको सबसे पहले समझा दूँ। क्या लिखा है, व्हाट इज एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल स्टोर्ड इन द कंटिजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। मतलब एक स्ट्रक्चर वेरिएबल जो कि हमारे कंटिजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में स्टोर किए गए हों। जैसे एक यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट 1 हो गया, स्टूडेंट 2 हो गया, स्टूडेंट 3 हो गया, स्टूडेंट 4 हो गया, स्टूडेंट 5 हो गया, स्टूडेंट 6 हो गया। इसके अंदर स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का एज है, स्टूडेंट का कोर्स है। यहाँ पे भी स्टूडेंट का नेम, दूसरे स्टूडेंट का नेम है, कोर्स है, एज है, तीसरे स्टूडेंट का नेम है, एज है, कोर्स है, ठीक है। इस तरीके से हम स्टोर करवा रहे हैं। वाई यूज देम, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा एफिशिएंसी। अगर 100 स्टूडेंट का डेटा है तो स्टोर करने का ये हम तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसको हम कोड ब्लॉक के अंदर चलते हैं और एक बार हम इस कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करके देख लेते हैं। ओके भैया, सो हम लोग आ गए यहाँ पे। तो बेसिकली फ़िलहाल के लिए मैं एड्रेस वाला ये सिस्टम हटा देता हूँ और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली बस केवल 3 डेटा को यहाँ पे, अरे यार क्या हो गया ये, हाँ यहाँ पे ये 3 स्ट्रक्चर वाले डेटा को हम लोग क्या करते हैं, इसके वैल्यू को एरे की मदद से समझते हैं। एरे करना है हमको, यहाँ पे एरे का यूज़ करना है। एरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन सारी चीज़ों को हटा दिए भैया। अभी तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का डेटा रखते रखते इतना थक जा रहा हूँ मैं, 100 स्टूडेंट का डेटा रखना है। तो बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने डेटा टाइप यूज़ किया, डेटा टाइप को यूज़ करके एक वेरिएबल बनाया। लेकिन हमको क्या करना है, 10 लोगों का स्टूडेंट का नाम नोट करवाना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे एस लिख सकते हैं या स्टूडेंट लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने 2 बार स्टूडेंट लिखा, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिखा और यहाँ पे स्टूडेंट लिखा। लेकिन 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 ये तो हमारा क्या, ये हमारा डेटा टाइप का नाम है पहला। दूसरा, इस स्टूडेंट का एस कैपिटल है, इसका स्मॉल है, ठीक है। तो इसलिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ना कि हम कैपिटल यूज़ करेंगे तब तो सेम हो जाएगा ना, सेम नहीं, हम ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कितने लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं, हम यहाँ पे रख लेते हैं पीपल, रख लेते हैं, सबसे बढ़िया पीपल नाम रख लेते हैं भैया। हम इस डेटा टाइप को ही, हम देखिए इस डेटा टाइप को यूज़ करके एक नया वेरिएबल बनाए। अच्छा, ये डेटा टाइप क्या है, ये डेटा टाइप हमारा ये है जो कि हमने खुद बनाया डेटा टाइप। इंड की जगह हम ये यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट का सारा डिटेल रखने के लिए। अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों का डिटेल रखना है, तो मैं बोलता हूँ 10 लोगों का डिटेल रखना है। तो हम क्या किए, हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर टाइप का मैंने एरे बना लिया, ठीक है। तो हम ये भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम कितने लोग का डेटा रख सकते हैं, 10 लोगों का। अब सवाल ये उठेगा कि अगर हमको 10 लोग का डेटा रखना है तो ये डेटा हम कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है कॉन्सेप्ट, वैल्यू कैसे पास करें। वैल्यू कैसे कैसे
पास करें। तो वैल्यू पास करने के लिए जैसे हम नॉर्मली एरे में इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं वैसे यहाँ भी इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। पीपल का कौन सा इंडेक्स? ज़ीरो इंडेक्स। ज़ीरो इंडेक्स का क्या चाहिए? एज। एज एंटर करवाना है, एज मैंने 14 डाल दिया। वैसे ही अगर हमको यहाँ पे लिखना रहेगा, हमको क्या लिखना है, उसका नेम एंटर करवाना है। तो नेम एंटर, नेम हमारा क्या है? नेम हमारा स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग कैसे एंटर करवाते हैं? strcpy फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। strcpy फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पीपल का जो जीरो इंडेक्स है उसका जो नेम है उसके अंदर हमको भेजना है। किसको भेजना है भैया? सलमान जी को भेजना है, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग के अंदर इनपुट लेते हैं। ये क्या करते हैं? strcpy फंक्शन का यूज़ करते हैं जब भी हम स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू पास करते हैं प्री डिफाइंड की मदद से। ये मैंने बता रखा है। अच्छा, इसको मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे अगर पेस्ट कर दूँ, पीपल जीरो इंडेक्स हमको कोर्स पास करना है। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा स्ट्रिंग है। तो इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, कर लिया। अच्छा, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, ये एरर किसी और रीजन की वजह से आ रहा था। ओके, सो यहाँ पे ये तीनों वैल्यू पास हो गई। पास होने के बाद इसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखेंगे? printf लिख दिए। अच्छा, अभी देखिए मैंने यहाँ पे जीरो इंडेक्स बस यूज किया है। जीरो इंडेक्स का एज, जीरो इंडेक्स का नेम, जीरो इंडेक्स का कोर्स। ऐसे ही हम किसका? वन इंडेक्स का कर सकते हैं। हम लूप का भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, बट वो चीज़ें बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं। बैकस्लैश n और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडेंट वन। स्टूडेंट वन का यहाँ पे डेटा हम क्या करा रहे हैं? प्रिंट करा रहे हैं। अब हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पे एरे में, एरे ऑफ स्ट्रक्चर में हम कैसे जो डेटा है लोगों का वो डेटा कैसे प्रिंट करा सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? कैसे इनपुट ले सकते हैं। प्रिंट कराने के लिए बेसिकली क्या करेंगे? तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट वन लिखा। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट वन लिखने के बाद एज प्रिंट कराना, तो मैं लिखूँगा printf। printf लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज, और यहाँ पे मैं लिख देता %d बैकस्लैश n कॉमा, और यहाँ पे एज हमको एक्सेस करना है। तो मैं लिखूँगा पीपल का जो ज़ीरो इंडेक्स है उसका मुझे क्या चाहिए? उसका मुझे एज चाहिए, ठीक है। पीपल का ज़ीरो इंडेक्स मतलब कि जो पहला इंडेक्स है, ये पीपल क्या है? पीपल ये वेरिएबल है और इसका डेटा टाइप ये है। इसका मुझे क्या चाहिए? एज चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे पास की हुई है। एज मिल गया। अच्छा, अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए नेम। तो हम लिखेंगे printf। printf के अंदर हम क्या लिखेंगे? नेम। अच्छा, नेम लिखने के बाद हम यहाँ पे ये दे देते हैं और यहाँ पे पुट्स फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। पुट्स फंक्शन का यूज़ करने के लिए और यूज़ करने के बाद हम इस पर क्या पास कर देंगे? सेम यही चीज़ें। पीपल ज़ीरो का हमको क्या चाहिए? नेम चाहिए, ठीक है। और पीपल ज़ीरो का हमको क्या चाहिए भैया? कोर्स भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बैकस्लैश n लगा दूँ, बैकस्लैश n, ये सारी चीज़ें तो आप समझेंगे ना, बैकस्लैश n कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कोर्स चाहिए तो पीपल डॉट कोर्स, कोर्स लिख दिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कोर्स मिल गया, यहाँ पे नेम मिल गया, यहाँ पे एज मिल गया। एक बार इसको रन करा के देखते हैं। तो अगर मैं रन कराऊँ तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्टूडेंट वन का हमको क्या मिल गया? एज मिल गया, नेम मिल गया, कोर्स मिल गया। पहले स्टूडेंट का हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? पहले स्टूडेंट का हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट ले लिया और इनपुट लेने के बाद उसको प्रिंट करा दिया। ऐसे ही दूसरे स्टूडेंट का भी इनपुट लेना है, तो सिंपली इसी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं अगर मैसेज पास करूँ स्टूडेंट टू इनपुट, स्टूडेंट टू का इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बस करना कुछ नहीं है, इंडेक्स 1 कर दीजिए। इंडेक्स 1 करने के बाद ये वैल्यू जो 14 है ये वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। हमारे ये 16 हो गया। सलमान की जगह अमन लिख देते हैं और BCA की जगह हम कर देते हैं DCA। ये हमारा स्टूडेंट टू का डेटा हो गया। इसको प्रिंट कराना तो यही हम क्या करेंगे? सेम यही नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट टू लिख देते हैं हम लोग, और स्टूडेंट टू लिखने के बाद यहाँ पे एज चाहिए किसका? पीपल का जो 1 इंडेक्स है। हमको नेम चाहिए पीपल का जो 1 इंडेक्स है, और हमको पीपल के 1 इंडेक्स का कोर्स चाहिए। तो अगर मैं इसको रन कराऊँ तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1 का आ गया डिटेल, स्टूडेंट 2 का डिटेल आ गया। कितनी आसानी से सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप स्ट्रक्चर का बेसिक समझ गए तो ये चीज़ें आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसी को हम बोलते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये निकल के आता है कि क्या हम लूप की मदद से हम इसके वैल्यू को ले सकते हैं? बिल्कुल, लूप की मदद से हम इसके वैल्यूज़ को ले सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें बता रहा तो उसको भी बता देते हैं। और उसके लिए मैं क्या करता हूँ? उसके लिए मैं इस सारे चीज़ों को यहाँ से यहाँ तक कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि इन सब का मुझे इस्तेमाल ना करना पड़े। और इन सबको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। आते हैं यहाँ पे।
हम लूप की मदद से करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा साइज़ कम कर लेता हूँ, 5 लोग का लेंगे। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले डेटा इनपुट लेते हैं। क्या लेते हैं, डेटा इनपुट लेते हैं। कमेंट कर देते हैं कि पहले हम सबका मान लीजिए 5 लोगों का हम क्या करेंगे, डेटा लेंगे। एरे यूज कर रहे हैं तो हम लूप चला देंगे। फॉर जैसे लूप चलाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू कितना भैया, 5 नहीं, इक्वल टू नहीं रहेगा, 5 रहेगा बस, और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ध्यान से यहाँ पे समझिए, हमको मैसेज प्रिंट करना, सबसे पहले मैसेज प्रिंट करना है। प्रिंट एफ सबसे पहले हमको एज एंटर करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे, एंटर दी एज ऑफ पीपल परसेंटाइल डी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i+1। ये मैसेज क्या प्रिंट करेगा, ये मैसेज प्रिंट करेगा कि एंटर द एज ऑफ किस पीपल का एज एंटर करवाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैसेज पास कर सकते हैं। और मैसेज पास करने के बाद एज को एक्सेप्ट कराएंगे तो स्कैनएफ लिख लूँगा। स्कैनएफ लिखने के बाद हम यहाँ पे परसेंटाइल डी लगाएंगे। परसेंटाइल डी लिखने के बाद एंड सिंबल यूज़ करेंगे, और एंड सिंबल के बाद हम इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, पीपल। पीपल का जो आई इंडेक्स है, ठीक है, नॉर्मली हम जब एरे लिखते हैं उसके अंदर वैल्यूज़ लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं ना, जो हम एरे बनाते हैं, एरे के अंदर क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंडेक्सिंग पास कर देते हैं, और ये आई की मदद से पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। अब हमको क्या लेना है, पीपल का आई इंडेक्स। आई क्या करेगा, ये पीपल के पास जाएगा। पीपल क्या है हमारा, पीपल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के पास जाएगा और देखिएगा इसका क्या लेना है, एज है, नेम है, कोर्स है। आपको क्या यहाँ पे चाहिए, आपको यहाँ पे डॉट एज एंटर करवाना है, इसलिए आप क्या लिख देंगे, डॉट एज लिख देंगे। ठीक है, यही सेम काम। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, हम यहाँ पे इंटीजर का इनपुट ले रहे हैं। इंटीजर का इनपुट लेने के बाद हमको किसका इनपुट लेना है, स्ट्रिंग का इनपुट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनपुट बफर का प्रॉब्लम आएगा, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं क्या, वाइल गेट कैर। क्या लिखेंगे, वाइल गेट कैर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं। नॉट इक्वल टू यहाँ पे \n लगा देंगे और यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा इनपुट बफर का प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनपुट लेंगे। किसका इनपुट लेंगे भैया, हम printf लिख लेते हैं। printf लिखने के बाद हम लिखेंगे एंटर दी नेम ऑफ पीपल परसेंटाइल डी, कॉमा यहाँ पे लगा देते हैं कॉमा i+1। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ये आपको अभी पता चल जाएगा। i+1 लिख रहा हूँ, इससे हमको ये पता चलेगा कि किसका हम नेम एज एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसको लेने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, गेट्स फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। स्ट्रिंग इनपुट है ना। अच्छा, गेट्स फंक्शन का यूज़ करने के बाद हमको क्या करना है, पीपल का जो आई इंडेक्स है, आई में क्या आएगा, आई में हमारा पहले 0 आएगा, तो पीपल का 0 इंडेक्स का क्या चाहिए, नेम इनपुट चाहिए हमको। वैसे ही पहले फिर 1 आएगा तो 1 का नेम ले लेंगे, फिर 2 आएगा तो 2 का नेम ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना, आई होप कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं एंटर दी कोर्स, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोर्स लिख देंगे। इसको आप साथ साथ में कोड करते जाइए, आपको समझ में आएगा। एक आध दो प्रोग्राम और करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने गलती क्या की कि हम लोगों ने \n का यूज़ नहीं किया है, तो हर जगह हम \n का यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे भी \n का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ की मदद से हम लोगों ने जितने भी सारे लोग हैं उनका हम लोगों ने वैल्यू इनपुट ले लिया। अब क्या करेंगे, वैल्यू आउटपुट कराएंगे। प्रिंट भी करा के देख लेते हैं भैया। प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे वही लूप को यहीं पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ डेटा आउटपुट। मुझे होप है इतना कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया और यहाँ पे हम एक अच्छा सा मैसेज पास करते हैं। मैसेज क्या पास करेंगे, मैसेज पास करते हैं \n। ठीक, और यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट और परसेंटाइल डी, और ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटाइल डी की जगह क्या आ जाएगा, i+1। आई में पहले 0 होगा, तो 0+1 स्टूडेंट 1 यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, स्टूडेंट 1 का डेटा आएगा। अच्छा, स्टूडेंट 1 का सबसे पहले हमको क्या प्रिंट करना, तो ये चीज़ें हटा देते हैं और स्टूडेंट 1 का हमको यहाँ पे एज एंटर करवाना है। तो बेसिकली मैं एज एंटर करवा देता हूँ। कैसे करवा देता हूँ, अच्छा नीचे मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया चीज़ें, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सेम यही चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है,
ठीक है, और इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं, ये किधर किधर हो जा रहा है, ठीक है। एज परसेंटाइलिटी पीपल, हमको यहाँ पे इंडेक्सिंग फिक्स नहीं करनी, इंडेक्सिंग आई पास कर देनी है, ठीक है। मैंने सब कुछ वही किया है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लूप का यूज़ कर लिया है, तो हमारा काम और ज़्यादा आसान हो गया। अब देखिए यहाँ पे कमाल, इसका कमाल देखते हैं। चलिए कोड को रन करवाते हैं। रन करवाया, थोड़ा सा इसको बड़ा किया, मुझे मेरे को एरर नहीं आएगा। क्या लिख रहा है, एंटर द एज ऑफ पीपल 1। अच्छा ये 1 कैसे आया भैया, पीपल 1, वो 1 कहाँ से आया, वो 1 यहीं से आया, i+1 मैंने किया। एंटर द एज ऑफ पीपल 1, i+1 किया ना, तो i में 0 है, 0 + 1 1 हो गया, इसलिए हमारा 1 प्रिंट होके आ रहा है। ये मैसेज प्रिंट कराने के लिए मैंने वो किया था। उम्मीद है आपको समझ में आया। पहले स्टूडेंट का 23। एंटर द नेम ऑफ पीपल 1, सुमेर, ठीक है। एंटर द कोर्स BCA। एंटर द एज ऑफ पीपल 2, दूसरे पीपल का एज हमको एंटर करवाना है, 45 मान लीजिए। एंटर द नेम ऑफ पीपल 2, सुनील, ठीक। एंटर द कोर्स ऑफ पीपल 2, तो DCA कर देते हैं। एंटर द एज, फिर से यहाँ पे BTech हो गया, और यहाँ पे कोर्स एंटर करवाना है, तो कोर्स क्या रख दे भैया, DCA रख देते हैं। फिर से यहाँ पे चौथे का 56 हो गया। नेम हम एंटर करवाते हैं, तो नेम होमलैंड हो गया मान लीजिए, ठीक। एंटर द कोर्स हो गया, तो कोर्स HRC हो गया, क्या होता है मुझे नहीं पता। एक लोग और करवाना है, तो 45 मैंने लिख दिया। नेम मैंने एंटर करवाना है, जॉर्ज लिख दिया, ठीक है। और कोर्स मुझे एंटर करवाना है, तो ये मैंने डाल दिया कोर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट 1 है, इसका डिटेल आ गया। स्टूडेंट 2 है, इसका डिटेल आ गया। स्टूडेंट 3 है, इसका डिटेल आ गया। स्टूडेंट 4 इसका डिटेल, स्टूडेंट 5 इसका डिटेल। कितनी आसानी से हमारा सारा काम हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र से इनपुट भी ले लिया, और यहाँ पे यूज़र्स का आउटपुट भी प्रिंट करा दिया। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा कमाल होता है किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एरे का। मुझे उम्मीद है समझ में आया। इस तरीके से आप अलग अलग एम्प्लॉई के डेटा को स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग कंपनीज़ के, कार के डेटा को, अलग अलग स्टूडेंट के थोड़ा बड़े डेटा को, स्टूडेंट का नेम, एज, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी चीज़ों का आप लीजिए। एक आध दो मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए, तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो कब का ख़त्म हो गया। एरेज ऑफ स्ट्रक्चर का हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयरिंग, इनिशियलाइजेशन, दोनों चीज़ें सीख ली। और यहाँ पे वैल्यू को एक्सेस करना हम लोगों ने सीख लिया, डायरेक्ट मेथड सीख लिया, लूप की मदद से सीख लिया। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, और यहीं पे हमारा ख़त्म होता है आज का ये वीडियो, जो कि काफ़ी बड़ा था। क्या लिखा है, क्रिएट अ स्टूडेंट स्ट्रक्चर। स्टूडेंट का आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। क्या करना है, डिफाइन स्ट्रक्चर विद द मेंबर्स। एक स्टूडेंट बनाना, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाना है, जिसके मेंबर्स क्या होंगे, नेम होगा उसका, रोल नंबर होगा, मार्क्स होगा। उसको इनिशियलाइज कराना है, प्रिंट कराना है, ठीक है। सिंपल सा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है, इन स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स, सबका एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करके उसको भी प्रिंट करवाना है। ये दो क्वेश्चंस आपको करना है, और ये हमारा स्ट्रक्चर का वीडियो खत्म होता है। स्ट्रक्चर का जितना भी लगभग था मैंने 80% चीज़ें बता दी हैं। इसमें कुछ और थोड़ा एडवांस टॉपिक्स है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। जो कि अगर मैं उस पर और वीडियो बनाने जाऊँगा तो अभी वीडियो और लंबा जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो अगर आप लाइक करते हो तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे ना तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल, बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिलता रहे। और उसके बाद हम लोग फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करने वाले C लैंग्वेज के अंदर, जिसका वीडियो आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा। उसको भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।